हे गाइस, दिस इज केतन पंड्या और आप सभी का स्वागत है आइडल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो गाइस, अभी तक जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th की क्लासेस। 12th की वीडियो आज से मैं बनाऊंगा और गाइस इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो क्लासें होंगी वो दोनों सेपरेट होंगी। ठीक है, हिंदी मीडियम की क्लासें अलग होंगी और इंग्लिश मीडियम की क्लासें दोनों अलग होंगी और दोनों की वीडियो मेरे इसी आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस की चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था। जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या है ठोस अवस्था में? तो गाइस आपने 11th की क्लास में आपने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, एक 11th का चैप्टर था अपना पदार्थ की अवस्थाएं। तो सभी गाइस सबको पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, गैस और द्रव अवस्थाएं आपने 11th में पढ़ ली है। 12th में आपको पढ़ना है ठोस अवस्था। ठीक है गाइस, तो क्या है ठोस अवस्था में? तो गाइस सबको पता है कि पदार्थ जो है उसकी तीन अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, सामान्य ताप पर नॉर्मली सामान्य ताप और दाब पर प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित अवस्था होती है। ठीक है, या तो ठोस अवस्था में होगा कोई पदार्थ, या तो द्रव अवस्था में होगा, या फिर गैस अवस्था में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें नमक की, तो नमक रूम टेम्परेचर एक, ठीक है, कमरे के ताप पर जो होगा नमक कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। अपन जल की बात करें, वाटर की बात करें, H2O कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। ठीक है, और अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होगा? गैस अवस्था में। ठीक है, तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर या किसी भी निश्चित ताप, सामान्य ताप व दाब पर प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित अवस्था होती है। ठीक है, और ये अवस्थाएं जो होती है, किसी भी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, दो अलग-अलग विपरीत दिशा में कार्य करने वाले परिणामी प्रभावों पर निर्भर करती है। समझना गाइस, यहाँ पर क्या है कि ये जो अवस्थाएं होती हैं दो अलग-अलग विपरीत दिशाओं में, ठीक है, दो विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले बलों पर कार्य करती हैं। ठीक है, प्रभावों पर कार्य करती है। और वो दोनों प्रभाव कौन से हैं? एक अपना प्रभाव है जिसको अपन कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, और दूसरा जो कारक है, प्रभाव है, वो है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो दो प्रभावी कारक है जिसपे किसी भी पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है। तो गाइस समझना यहाँ पर, ठोस, यदि कोई पदार्थ ठोस है, समझना, यदि कोई पदार्थ कैसा है? ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में होगा तो उसमें क्या होगा? अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। किसकी तुलना में? ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ठोस अवस्था, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उनकी जो अवयवी कण है, ठीक है, उन अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में। ठीक है, तो यहां पर समझना, अगर अपन ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ाएं, ठीक है, अगर क्या करें अपन धीरे धीरे ऊष्मीय ऊर्जा को अगर बढ़ाएं तो क्या होंगे? अवयवी कण जो होंगे तो वो अवयवी कण क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो अवयवी कण जो होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे। यानी ठोस अवस्था धीरे धीरे किस में परिवर्तित होगी? द्रव अवस्था में। ठीक है, तो उनके बीच जो गैप होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा को अगर अपन टेम्परेचर को और बढ़ाएं तो द्रव अवस्था किस में परिवर्तित होगी? गैस अवस्था में। यानी जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे और उनके बीच में बहुत सारा फ्री स्पेस होगा। ठीक है, बहुत ही खाली स्थान होगा। ठीक है, तो इससे उसका क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ की अवस्था दो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले प्रभावों पर निर्भर करती है। एक तो है अंतर आणविक आकर्षण बल और दूसरा क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो ठोस में क्या होगा? ठोस अवस्था है तो उसमें क्या होगा? अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा वो ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो किसी भी पदार्थ की
अवस्था किस पर निर्भर करती है? दो कारक है, एक तो अंतराणिक आकर्षण बल और दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। तो अब ध्यान देना, यहां पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन देखें ठोस। ठोस की परिभाषा देख लें, क्या है ठोस। ठीक है, तो ठोस क्या किसे कहते हैं? तो ठोस क्या होगा? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल हो। आकर्षण बल क्या हो? प्रबल हो। उसी को अपन क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, समझना यहां पर क्या है ठोस की अगर परिभाषा लिखनी है तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल जो होगा वो आकर्षण बल क्या हो? प्रबल हो। तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? पदार्थ की ठोस अवस्था हो जाएगी। वो पदार्थ की कौन सी हो जाएगी? ठोस अवस्था हो जाएगी। ठीक है, अपन देखें ठोसों के गुण देखें। ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ठोसों के गुण नॉर्मली आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा या 11th नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड में ही ठोसों के गुण आप पढ़ लेते हो। ठीक है, तो नॉर्मली क्या क्या सामान्य गुणधर्म है ठोस के वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो ठोस कोई भी पदार्थ अगर ठोस है तो समझना क्या गुण प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, क्या गुणधर्म होंगे उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? कोई भी पदार्थ ठोस है, समझ लो जैसे अपन इस मार्कर की बात करें या फिर अपन इस बोर्ड की बात करें। ठीक है, तो ये मार्कर है, तो इस मार्कर का जो आकार होगा, इसका जो आयतन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? फिक्स होगा, निश्चित होगा। ठीक है, यूं तो है नहीं इसका, इसकी साइज या फिर इसका जो आकार है या फिर इसका जो आयतन है वो परिवर्तित हो जाएगा ठीक है, समय के हिसाब से परिवर्तित होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? कोई भी ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ का आकार, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, फर्स्ट गुणधर्म क्या हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ है उसके आकार और आयतन जो होंगे वो क्या होंगे? निश्चित होंगे। ठीक है, सेकंड इनके अवयवी कणों, इनके अवयवी कणों के मध्य दूरी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होगी? इसमें कम होगी। ठीक है, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल जो होगा, आकर्षण बल क्या होगा? प्रबल होगा। आकर्षण बल क्या होगा? प्रबल। ठीक है, अवयवी कणों के मध्य दूरी जो होगी वो क्या होगी? कम। यानी ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? बहुत ही पास पास होंगे और उनके मध्य आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही प्रबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं। ठीक है, यानी इनको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, असंपीड्य यानी इसको अपन दबाएं इसको तो ये कंप्रेस होंगे नहीं होंगे, यानी ये कैसे हैं? असंपीड्य। इसमें कौन सा गुणधर्म होगा? असंपीड्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इनकी गलनांक, निश्चित होते हैं, फिक्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, इनके गलनांक जो होंगे, इनके गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है ठोस की? नॉर्मली ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली इनकी गुणधर्म है। और क्या हो सकते हैं?
इनके अवयवी कण जो हैं, इनके अवयवी कणों का स्थान जो होगा, अवयवी कणों की स्थिति कैसी होगी, निश्चित होती है। ठीक है, और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इनके अवयवी कण जो हैं, ठोस अवस्था में अवयवी कण जो हैं वो माध्य, ठीक है, माध्य बिंदु जो है, माध्य बिंदु के आसपास, के आसपास क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, समझना यहां पर क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी ठोस की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएंगे, इसके आकार आयतन तो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अवयव कणों के मध्य दूरी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यानी ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होंगे वो अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास, इनकी मध्य दूरी जो होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट, इसके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, प्रबल, अट्रैक्शन क्या होगा इसमें, बहुत ही ज्यादा, आकर्षण क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, और आकर्षण ज्यादा होंगे तो अवयवी कण क्या होंगे, पास पास, और पास पास होंगे तो उनके मध्य दूरी जो होगी वो दूरी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। कैसे होते हैं, असंपीड्य, यानी कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। ठीक है, दबाव, कंप्रेस यानी क्या हो जाएगा, दबाव, तो ये कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। नेक्स्ट, इनकी गलनांक क्या होते हैं, निश्चित। ठीक है, वे फिक्स टेम्परेचर पर क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है विद्युत और ऊष्मा क्या कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। ठोस मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी इसमें विद्युत और ऊष्मा का आदान प्रदान, यानी इसमें प्रवाह होता है। ठीक है, विद्युत का और ऊष्मा का क्या हो सकता है, इसमें प्रवाह होता है। नेक्स्ट, अवयवी कणों की स्थिति क्या होती है, निश्चित। ठीक है, कि कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसमें अवयवी कणों की स्थिति कैसी होती है, निश्चित। उनकी अवयवी कणों की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। यानी यूं नहीं है कि अवयवी कण यहां से यूं चल के इधर आ जाएंगे या फिर इधर से इधर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर ये मार्कर है तो यहां पर जो अवयवी कण उपस्थित है वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पर आ सकता है, यहां पर, या फिर यहां पर जो अवयवी कण उपस्थित होगा वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पर आएगा। इनकी अवयवी कणों की स्थिति जो होगी वो कैसी होगी, निश्चित होगी। ठीक है, यानी इनके अवयवी कणों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट, इनकी अवयवी कण जो होंगी, अवयवी कण जो होंगी अपने माध्य बिंदु के आसपास क्या करते हैं, कंपन करते हैं। यानी जो भी इसका माध्य बिंदु होगा, जैसे कोई अवयवी कण है तो क्या करेगा, अपने माध्य बिंदु के आसपास कंपन करेगा, इस तरह से क्या करेगा, कंपन। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बस अपनी माध्य पोजीशन की स्थिति जो होगी उसके आसपास क्या करेगा, कंपन, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये सारे गुणधर्म किसके हो गए, ठोस के, और ये किसकी परिभाषा हो गई, ठोस की। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीन उतारना है तो इसको उतार लो। तो गाइस किसी भी ठोस पदार्थ को अपन ज्यामिति के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। अपन दो भागों में इसको अपन देख सकते हैं, एक तो है क्रिस्टलीय ठोस और एक होगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो कोई भी ठोस पदार्थ है तो उस ठोस को ज्यामिति के आधार पर, किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं इसको। तो एक तो हो जाएगा अपना क्रिस्टलीय ठोस और एक होगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, समझना इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो ठोसों को फर्स्ट ऑफ ऑल किसके आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्यामिति के आधार पर। किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। यानी क्या होगा यहाँ पर, जो भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे, समझना, जो भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उन क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति जो होगी, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है।
कैसी होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जो सबसे बड़ा अंतर जो है वो बड़ा अंतर यही क्या है कि इनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच में, इनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित, और इनकी ज्यामिति कैसी होती है, अनिश्चित। यानी इनमें अवयवी कण जो होंगे अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित अंतराल में व नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें कि अवयवी कण जो होंगे वो एक निश्चित अंतराल में होंगे और कैसे होंगे, नियमित रूप में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। नियमित रूप में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, अवयवी कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनिश्चित अंतराल में होंगे। और सेकंड क्या हो जाएंगे, अनियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। समझना है कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें क्रिस्टलीय ठोस की, जैसे यहां पर तो गाइस यहां पर क्या हो जाएंगे, यहां पर जो अवयवी कण जमे हुए हैं क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होंगे वो क्या है, एक निश्चित अंतराल में है, अंतराल जो होगा वो क्या हो जाएगा, निश्चित, और नियमित व्यवस्थित रूप से क्या होंगे, जमे होंगे, एक निश्चित रो में होंगे। ठीक है, तो ये कौन से ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। बट इनकी ज्यामिति जो होगी या इनके जो अवयवी कण होंगे उनके बीच कोई निश्चित अंतराल नहीं होगा, वो कैसे होंगे, अनियमित रूप से क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, अनियमित रूप से क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। तो ये ठोस कौन से होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस को अपन क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। और जो निश्चित ज्यामिति में और निश्चित अंतराल में अवयवी कण उपस्थित होंगे वो कौन से हो जाएंगे, अपने क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड डिफरेंस हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक, किसी भी ठोस को अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस है या फिर अक्रिस्टलीय ठोस है, तो उसको अपन गलनांक के आधार पर आसानी से पता कर सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस है या फिर अक्रिस्टलीय ठोस है। क्योंकि इनका गलनांक, जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके गलनांक कैसे होते हैं, निश्चित, और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनिश्चित। समझना, ठीक है, क्या होता है इसमें, यानी कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर उसको आप मेल्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्रिस्टलीय ठोस होगा, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। समझना है यहाँ पर, यानी अपन कह सकते हैं कोई एक फिक्स टेम्परेचर, जैसे अपन मान लें कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कोई पदार्थ क्या होगा, फिक्स इतने डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। बट अक्रिस्टलीय ठोस है तो वहां पर कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, या मतलब एक परास में होंगे, यानी अपन कह सकते हैं निश्चित रेंज में होंगे कि यहां पर 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में ये पदार्थ मेल्ट होगा, यानी ठोस अवस्था से किसमें परिवर्तित हो सकता है, द्रव अवस्था में। यानी यहाँ पर गलनांक जो होगा कोई निश्चित नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक परास में होगा कि 100 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर, 150 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, जो भी ठोस होगा वो किसमें परिवर्तित होगा, द्रव में परिवर्तित होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषम देशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषम देशिक। और ये जो होते हैं समदेशिक होते हैं। ठीक है, यानी क्या है इन दोनों में अंतर समझना कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सभी दिशाओं में अलग अलग होंगी। ठीक है, उसमें किसी एक दिशा में या फिर अलग अलग दिशा में जाओगे तो उसमें जो होंगी उसमें उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, भौतिक गुणधर्म जो होंगे वो सभी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यानी ये कैसे, इसीलिए अपन क्या कहते हैं इसको? विषम देशिक। यानी अलग अलग दिशाओं में इनके भौतिक गुणधर्म जो होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी मैं डायग्राम से आपको इजी वे में इसको समझाऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान रखना इसकी गुणधर्म में कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषम देशिक होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदेशिक। यानी किसी भी दिशा में जाने पर, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में किसी भी दिशा में जाने पर इनके भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? समदेशिक। और क्रिस्टलीय ठोस कैसे होंगे? विषम देशिक। ठीक है, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलीय ठोस को अपन कहते हैं वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड, रियल सॉलिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, जिसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। ठीक है, और इनको अपन कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव समझना है यहाँ पर। या तो इनको अपन क्या कहते हैं? आभासी ठोस, या फिर इनको ये वर्ड याद रखना, अतिशीतित द्रव। ठीक है, क्यों अतिशीतित द्रव कहते हैं? ध्यान रखना, अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो क्या होते हैं? बहुत ही धीरे धीरे इनका प्रवाह होता है। यानी ये जिसे द्रव जिस तरह से फ्लो करता है, बहता है, उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। बट इनका प्रवाह जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही धीरे, अत्यंत धीरे होता है, बहुत ही कम फ्लो होगा, मतलब बहुत ही कम स्पीड से क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझना, आपके पास कोई ग्लास है, समझना आपके पास कोई ग्लास है, 5 से 7 कांच का ग्लास है, 5 से 7 साल तक आपके पास ही है। तो आप समझना उसमें आप देखोगे तो ग्लास जो होगा उसकी जो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, उसमें जो लेयर होगी, उसमें जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या होंगे? फ्लो करेंगे, जिससे ग्लास जो है उसकी नीचे की जो परत होगी वो धीरे धीरे कैसी हो जाएगी? मोटी होने लगेगी। ठीक है, बट इसके लिए क्या करना होगा? वो ग्लास आपको उसके देखने के लिए वो ग्लास आपके पास कितने साल होना चाहिए? 5 या 6 7 साल तो उस ग्लास के पास बैठना चाहिए, उतना टाइम आपके पास होना चाहिए जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, बट अपने को इतना टाइम है नहीं, तो बट अपने को याद यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव। और अतिशीतित द्रव कहने का कारण क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक धीरे, अत्यंत मंद गति से क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं, जिस कारण इसको अपन क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव, या फिर इनको अपन क्या कहते हैं? आभासी ठोस। जबकि क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस। कहने का कारण क्या है? क्योंकि इनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित, एक फिक्स इनके क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लास्ट है इनके एग्जांपल अगर देखें अपन, तो एग्जांपल इसमें क्या हो जाएंगे? सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, जितने भी मेटेलिक आयन हैं वो कौन से हो जाएंगे? सॉल्ट जो होंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस में। और इसके एग्जांपल अपन देखें तो नॉर्मली क्या हो जाएगा? कांच है, ठीक है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो इनके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सभी किसके एग्जांपल है? अक्रिस्टलीय ठोस के।
तो यहाँ पर ध्यान देना, ठोस को अपन ज्यामिति के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, दो भागों में, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम यही डिफरेंस है दोनों में। इनकी ज्यामिति कैसी होगी, निश्चित, इनकी ज्यामिति अनिश्चित। अवयवी कणों के मध्य निश्चित, अवयवी कण जो होंगे उनके मध्य निश्चित अंतराल होगा और कैसे होंगे, नियमित रूप में व्यवस्थित होंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य अनिश्चित अंतराल होगा और कैसे होते हैं, अनियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अनियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, इनकी कोई व्यवस्था फिक्स व्यवस्था नहीं होती है। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक कोई निश्चित नहीं होते हैं, यानी इनकी एक रेंज में होंगे, परास में होंगे। ठीक है, विषमदेशिक होते हैं, समदेशिक होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, आभासी ठोस, या फिर इनको क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, और उनके एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और उनके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, कांच, रबर, प्लास्टिक। तो चलिए गाइस, तो आज उनका स्क्रीनशॉट ले लिए और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।